हेलो। आज का जो हमारा टॉपिक है वो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट और लाइफ सेविंग है। लोग इसके बारे में जानते तो हैं बट लोग ये नहीं जानते इसे यूज़ कैसे करते हैं। एक ग्लोबल सर्वे के अकॉर्डिंग 70% लोग इसका बेसिक यूज़ ही नहीं जानते कि इसको यूज़ कैसे करते हैं। और ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपकी कोई भी एक्सीडेंट या इंजरी होती है तो यही वो चीज़ होती है जो 70 से 90% आपकी लाइफ ऑन द स्पॉट बचा लेती है। तो मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ फर्स्ट एड के बारे में। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग फर्स्ट एड का जो रोल होता है उसमें फर्स्ट आता है कि वो आपकी लाइफ को सेव करता है। सेकंड, जो भी कंडीशन होती है उसे ज़्यादा बदतर, ज़्यादा खराब होने से वो रोकता है। अब थर्ड पॉइंट आ जाता है, जो भी पर्सन होता है उसे स्टेबलाइज करता है, उसे कंफर्ट में लाता है जब तक एम्बुलेंस या फिर और कोई मेडिकल सर्विस नहीं आ जाती है। सो ओवरऑल देखा जाए कोई मेडिकल स्टाफ, एम्बुलेंस ऐसी चीज़ नहीं आ जाती है तब तक एक प्राइमरी ट्रीटमेंट जो आप दे सकते हो, ठीक है, तो वो होता है फर्स्ट एड। अब हमें ये जान लेना चाहिए जो फर्स्ट एड किट होती है उसमें क्या क्या एसेंशियल चीज़ होनी चाहिए, टूल्स होने चाहिए जो उस किट में होने चाहिए। फर्स्ट इसमें आ जाता है स्टेराइल गॉज पैड। इसको हैवी ब्लीडिंग को रोकने के लिए लगाया जाता है इंस्टेड ऑफ क्लॉथ। ये 60% जो भी इन्फेक्शन होता है उसे रोक देता है क्योंकि जो ये पैड होता है ये 100% बैक्टीरिया फ्री होता है। इसके बाद जो आपकी किट में होना चाहिए वो बैंडेज होता है, बट बैंडेज भी अलग अलग साइज की आती हैं, तो वुंड के हिसाब से आप बैंडेज लगा सकते हैं। जितना भी माइनर कट हो, मेजर कट हो, उस हिसाब से लगा सकते हैं। इसके बाद जो अगली चीज़ रख सकते हैं वो है एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। इसका जो यूज़ होता है, जो भी वुंड हो उसे क्लीन करना ड्रेसिंग से पहले, तो वो इसका यूज़ होता है। इसके बाद आप मेडिकल टेप रख सकते हैं, ग्लव्स रख सकते हैं, साथ के साथ डिजिटल जो थर्मोमीटर होता है उसे आप रख सकते हैं। अब आपको ये भी जान लेना चाहिए जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है और यही फ़ारेनहाइट में 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। ये मैंने जो बताया है ये आइडियल टेम्परेचर होता है, बट जो रेंज होती है वो 36.4 डिग्री सेल्सियस से 37.2 डिग्री सेल्सियस तक रहती है। अगर इससे ज़्यादा हो जाता है टेम्परेचर तो वो फीवर होता है। नाउ बैक टू द किट। अब आप किट में सीजर रख सकते हैं यानी कैंची रख सकते हैं। ये कोई भी जो आप ड्रेसिंग करोगे तो उस टाइम पे यूज़ होती है। इसके बाद आप आइस पैक रख सकते हैं। एक जो इंस्टेंट आइस पैक होता है उसे आप रख सकते हैं। वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव और बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा अगर स्वेलिंग हो जाती है या फिर ब्लीडिंग के टाइम पे अगर आपको ब्लड वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट करना है यानी उसे रोकना है तो वो ब्लड वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा। ये तो बेसिक चीज़ हो गई। साथ के साथ अगर आप चाहो तो CPR मास्क जो होता है वो एक सील्ड की तरह होता है, आप उसे रख सकते हैं। एक इमरजेंसी ब्लैंकेट रख सकते हैं। जो इमरजेंसी ब्लैंकेट होता है वो इसलिए दिया जाता है कोई भी बंदा अगर शॉक में हो या फिर उसे हाइपोथर्मिया हो। और जो CPR मास्क है वो नाम से पता चल रहा है कि वो अगर आप CPR नहीं दे सकते तो वो आप मशीन लगा दो तो वो उस बंदे को प्रोवाइड कर देगा ऑक्सीजन और उसे सेफ ब्रीथ करने में मदद करेगा। अब आप एडिशनल में मेडिसिन रख सकते हैं जैसे कि पेन किलर, और आप फीवर के लिए भी रख सकते हैं। साथ के साथ आप एंटीहिस्टामिन रख सकते हैं। एंटीहिस्टामिन यूज होती है फॉर एलर्जिक रिएक्शन एंड इचिंग स्टिंग जो भी होती हैं तो उनके लिए आप एंटीहिस्टामिन रख सकते हैं। और आप न्यूरोस्पोरिन रख सकते हैं जो कि एंटीबायोटिक क्रीम होती है, जिसे आप कोई भी कट या फिर जो भी स्कार लगा हो वहाँ पर आप बैंडेज से पहले उसे लगा सकते हैं जिससे वहाँ पर बैक्टीरिया ग्रोथ रुक जाएगी। और आप हाइड्रोकोर्टिसोन भी लगा सकते हैं जो कि इचिंग के लिए होता है, एंटी इचिंग बोल सकता हूँ मैं। सो कहीं भी जैसे अगर पॉइजन वाला केस है ना, या फिर अगर किसी बग ने बाइट कर लिया है या रेसेस हैं तो वहाँ पर आप इन्हें लगा सकते हैं। एट लास्ट आप ORS रख सकते हैं अपने साथ, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट। इसका यूज़ होता है अगर आपको डायरिया है, वॉमिटिंग है या फिर आपको हीट एग्जॉशन है तब आप इसे यूज़ कर सकते हैं। ये सब बेसिक मेडिसिन थी, बट आपको इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी है, इन्हें एक्सपायर देख लेना है कि ये एक्सपायर्ड ना हो जाए। सो इसी के साथ आपकी फर्स्ट बॉक्स किट रेडी हो चुकी है। ये सारी एसेंशियल चीज़ रहती हैं, बेसिक चीज़ें रहती हैं जो इसमें होनी चाहिए। सो ये तो रही एक फिजिकल किट, बट आपको मेंटली कैसे प्रिपेयर रहना है ऐसी कंडीशन में, ऐसी सिचुएशन में, आपको उस टाइम पे कैसे एक्शन करना है, उसके लिए एक प्लान आता है, द एक्शन प्लान, जिसे मैं बोलता हूँ DRS ABCD। ये 7 स्टेप होते हैं, DRS ABCD। तो फर्स्ट आता है D स्टैंड फॉर डेंजर। आप सबसे पहले ये देखिए कि जो एरिया है वहाँ पर एक्चुअली हुआ क्या है। वो ट्रैफिक का कोई एक्सीडेंट वाला सीन है या शॉर्ट सर्किट है, फायर है, जो भी ऐसा हो उस हिसाब से आप प्रिपेयर हो जाइए एक्शन लेने के लिए। और मेक श्योर कीजिए कि आप उसको सेफ प्लेस पे ले जाइए और आप भी सेफ प्लेस पे आ जाइए। अगर वहाँ पर कुछ भी ऐसा सीन है तो चांसेस ये भी हैं कि वो आपके भी लग सकती है।
आप भी इंजर्ड हो सकते हैं। सो मेक श्योर कीजिए कि आप उस बंदे को सेफ प्लेस पे ले जाइए। इसके बाद आप सेकंड स्टेप पे प्रोसीड कीजिए, जो होता है आर स्टैंड फॉर रिस्पॉन्स। आप देखिए कि वो जो पर्सन है वो रिस्पॉन्ड कर रहा है कि नहीं कर रहा। आप उसके शोल्डर पे टैप कीजिए और देखो कि वो कॉन्शियस है कि नहीं है। इसके बाद हम स्टेप 3 पे चलते हैं, एस सेंड फॉर हेल्प। अब आप इमरजेंसी सर्विस पे आप कॉल कीजिए। अगर मैं इंडिया की बात करता हूँ तो इंडिया में जो प्राइमरी 3 मेजर नंबर हैं वो 112 जो नेशनल इमरजेंसी के लिए होता है, जिसमें फायर, पुलिस और एम्बुलेंस आ जाती है। और ये नंबर तभी भी रिस्पॉन्स करेगा इवन आपके फ़ोन में सिम ना हो या फिर बैलेंस ना हो, तभी भी ये नंबर एक्टिव रहेगा। नेक्स्ट जो मेजर नंबर है वो है 108 यानी 108। ये NAS यानी फ्री एम्बुलेंस के लिए होता है ऑल ओवर द इंडिया। और नेक्स्ट आ जाता है 102 यानी 102। ये मैटरनल एंड चाइल्ड के लिए होता है, यानी प्रेग्नेंट वुमेन एंड न्यू बॉर्न्स बेबीज के लिए ये वाला नंबर होता है फॉर प्रोवाइडिंग फ्री ट्रांसपोर्ट सर्विस। अब इंडिया में कुछ ऐसे स्पेशलाइज्ड मेडिकल हेल्पलाइन नंबर्स भी हैं अदर देन दिस। वो हैं जैसे कि 104 जो प्रोवाइड करता है हेल्थ एडवाइस हेल्पलाइन। इसमें आप जनरल मेडिसिन एडवाइस ले सकते हैं और ब्लड इंफॉर्मेशन भी ले सकते हैं कि अगर ब्लड अवेलेबल है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें आप जानकारी ले सकते हैं। इवन आप डॉक्टर से भी इसमें बात कर सकते हैं। तो ये वाली जो फैसिलिटीज़ हैं ये नंबर प्रोवाइड करता है। और मेजरली ये महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु ऐसे बहुत मेजर स्टेट्स हैं जहाँ पर ये सर्विस अवेलेबल है। आप अपने स्टेट में भी देख सकते हैं कि ये अवेलेबल है कि नहीं। इसके बाद एक और नंबर आ जाता है 14,416। ये 24/7 एक्टिव रहता है। नेशनल टोल फ्री नंबर है जो कि इंडियन गवर्नमेंट ने मेंटल हेल्थ को मद्देनजर रखते हुए ये नंबर निकाला है। ये मेंटल हेल्थ एंड काउंसलिंग के लिए ये नंबर दिया जाता है। इसके बाद एक सबसे इम्पोर्टेंट नंबर आ जाता है 1097। ये जो नंबर है ये एड्स हेल्पलाइन के लिए है और ये टोल फ्री नंबर है, नेशनल टोल फ्री नंबर है जो कि इन्फॉर्मेशन और सपोर्ट देता है जो भी HIV और एड्स से ग्रसित इंसान है, पर्सन है, इन्फेक्टेड पर्सन है, उनके लिए ये नंबर दिया है। ये नंबर इसलिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जो एड्स होता है वो ज़रूरी नहीं है कि आपको 1-2 साल में उसके सिम्टम्स दिखने को मिल जाएं। वो ये भी हो सकता है कि वो 20-30 साल बाद भी अपने सिम्टम्स दिखाए। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जान लो कि एड्स के कॉजेज़ क्या क्या होते हैं और कैसे उससे बच सकते हैं। इसके बाद जो नंबर आ जाता है वो पॉइजन इन्फॉर्मेशन के लिए होता है, जो कि नंबर ये दिया गया है 1800116117। ये जो नंबर है ये पॉइजन इन्फॉर्मेशन के लिए है। अगर कोई भी ऐसे मेडिकल पॉइजनिंग वाला केस आ जाता है या केमिकल वाला केस आ जाता है, केमिकल पॉइजनिंग वाला, तो आप यहाँ से गाइडेंस ले सकते हैं। और जो ये नंबर है ये नेशनल पॉइजन इन्फॉर्मेशन सेंटर जो है एम्स दिल्ली में, वहाँ का है ये नंबर। सो अब हम 4th स्टेप पे आ जाते हैं जो कि A फॉर एयरवेज वाला होता है। इसमें आपको चेक करना है कि जो भी पर्सन है उसका माउथ और थ्रोट क्लियर है कि नहीं है। अगर वो बंदा अनकॉन्शियस हो रहा है तो आप उसे कॉन्शियस कीजिए और उसका जो हेड है वो टिल्ट कर दीजिए बैक की तरफ, जिससे जो एयर है वो उसे प्रॉपर्ली मिले, क्योंकि इससे जो एयर भी होगा वो ओपन हो जाएगा और वो बंदा आराम से सांस ले पाएगा। इसके बाद 5th स्टेप आ जाता है B फॉर ब्रीथिंग। आप उसे देखिए और सुनिए और फील कीजिए कि वो बंदा ब्रीथ कर रहा है कि नहीं कर रहा हर 10 सेकंड में। अगर उस पर्सन का केस हार्ट अटैक वाला है तो कभी भी उसे उस टाइम पे पानी नहीं दीजिए। उस टाइम पे मेक श्योर कीजिए कि आप एक तो इमरजेंसी नंबर पे कॉल कर दीजिए, सेकंड आप उसे बैठाल दीजिए और उसको भी ऐसे पोजीशन में जिसमें उसकी नीज दोनों ऊपर हो और वो बंदा बैठा हुआ हो। नेक्स्ट 6th स्टेप आ जाता है जिसे मैं CPR बोलता हूँ, यानी कार्डियो पल्मोनरी रिसर्शन। इसमें सबसे पहली चीज़ ये है कि जो भी पर्सन है आप उसे फ्लैट सरफेस पे लेटा दीजिए। वो कोई सोफा और बेड नहीं होना चाहिए, ग्राउंड पे लेटा दीजिए, फ्लोर पे लेटा दीजिए। नेक्स्ट जो आपका पाम का हील होता है, जो आपका हैंड का हील होता है, उसे आप उस बंदे की चेस्ट पे यानी जो ब्रेस्ट बोन होती है वहाँ पर रख दीजिए। और जो आपका दूसरा हाथ है जो फ्री है उसे आप उस हैंड पे रख दीजिए और इंटरलेस कर लीजिए यानी इंटरलॉक कर लीजिए। देन अपनी एल्बो को स्ट्रेट रखिए और अपने शोल्डर्स को ऊपर लाइए, उसी पोजीशन में आने चाहिए जहाँ पर आपके हैंड्स हो, उसी के ऊपर डायरेक्टली ऊपर आने चाहिए। सो उसके बाद आपको क्या करना है, आपका पूरे बॉडी वेट लगा के आपको पुश करना है। आपको अपने हैंड की पावर नहीं लगानी है, आपको आपकी पूरी बॉडी वेट की पावर लगानी है। अब जो आपका एम होना चाहिए पुश करते वक्त यानी कंप्रेशन करते वक्त, तो पहली चीज़ ये है कि आपको एटलीस्ट 2 इंच तक तो अंदर तक आपका हाथ चले जाना चाहिए कि हाँ भाई आप पुश कर रहे हो बंदे को। साथ के साथ जो उसका रेट है वो उसका बढ़ जाना चाहिए, हार्ट रेट मैक्सिमम 100 to 120 बीट्स पर मिनट, उतना तो हो जाना चाहिए। साथ के साथ उसके बाद आपको रिकॉइल करना है, वापस अपने हाथों को पीछे लाना है, उसके चेस्ट को वापस फूलने देना है ना, बाउंस बैक नहीं करना आपको। ओके, नॉर्मल से वापस पीछे लाना है, बैकअप करना है। और अगर आप ट्रेंड और कंफर्टेबल हैं देन आपको 30 कंप्रेशंस करने हैं और उसके बाद उस पर्सन का जो हेड है उसे बैक करना है, पीछे की तरफ करना है, उसका चिन ऊपर करना है और उसके नोज को पिंच करना है।
फिर 2 रेस्क्यू करने हैं कि वो बंदा वापस ब्रीथ करे या फिर उसकी चेस्ट वापस राइज करे। अगर होता है तो ठीक है, अगर नहीं होता तो इमीडिएट वापस 30 कंप्रेशंस आपको करने हैं। अब आपको सीपीआर कब नहीं करना, अगर वो बंदा वापस ब्रीथ कर रहा है, नॉर्मली वेकअप हो चुका है, तो आपको सीपीआर नहीं देना है। और अगर आपको पैरामेडिकल स्टाफ आते हुए दिख रहा है या एम्बुलेंस आ गई है तो आपको नहीं करना, आपको छोड़ देना है। साथ के साथ अगर आपको एईडी दिख रहा है यानी ऑटोमेटिक एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर दिख रहा है, जिसे मैं एईडी बोलता हूँ, ये एईडी क्या होता है आप पहले ये जान लीजिए। ये एयरपोर्ट्स, मॉल और कॉर्पोरेट ऑफिस में आपको देखने को मिल जाएगा। ये एक स्मॉल ग्रीन बॉक्स होता है या फिर रेड बॉक्स होता है, स्मॉल रेड बॉक्स। सो आप इसको ऑन कर दीजिए और इसके बाद ये स्टेप बाय स्टेप वॉइस इंस्ट्रक्शन देगा और ये आपसे बात करेगा कि आपको ऐसी कंडीशन में क्या क्या करना है। और ये आपको वो भी बताएगा कि आपको एग्जैक्टली कब स्टिक करना है पैड को और कब पुश बटन से शॉक डिलीवर करना है। इसी के साथ ये 7 स्टेप कंप्लीट होते हैं। तो ये 7 एक्शन प्लान थे जो कि मैंने आपको एक एक करके बताया। सो होप करता हूँ तुम्हें आज का वीडियो पसंद आया होगा और समझ में आया होगा कि फर्स्ट बॉक्स को कैसे यूज़ करते हैं और कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है फर्स्ट बॉक्स। इसी के साथ आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए ओके बाय, टाटा।